मैं रघुवंश शुक्ला आप सभी लोगों का नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कक्षा 12 की अधिकोषण तत्व। कक्षा 12 अधिकोषण तत्व यानी बैंकिंग सेकेंड का है, पार्ट जो सेकेंड है उसका हमारा टॉपिक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं परिभाषा की आरबीआई का कार्य क्या है। रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य भारत में मौद्रिक स्थिरता स्थापित करने के तथा देश के हित में मुद्रा तथा साख प्रणाली का संचालन करने के उद्देश्य से नोटों का नियमन करना तथा रक्षित कोषों को रखना है। देखिए आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक, उसका प्रमुख कार्य यह है कि जो मौद्रिक स्थिरता है, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना है, यानी कि न ही मुद्रा स्फीत होने पावे, न ही मुद्रा संकुचन होने पावे, मौद्रिक स्थिरता बनी रहे। और मुद्रा स्फीत और मुद्रा संकुचन ये आप लोग जानते ही होंगे, जब मांग से अधिक मुद्रा निर्गमित हो जाती है उसे मुद्रा स्फीत कहते हैं, और जब मांग से कम मुद्रा निर्गमित होती है तो मुद्रा संकुचन कहा जाता है। तो आरबीआई इसको स्थिर रखती है, ना ही उसको संकुचन होने देती है, ना ही आरबीआई इसको स्फीत होने देता है। तो आरबीआई की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई कि भारत में मौद्रिक स्थिरता स्थापित करने तथा देश के हित में मुद्रा तथा साख, मुद्रा सब लोग जानते हैं मनी, साख का क्या मतलब होता है, साख विश्वास होता है। जैसे यह है विनिमय का काम भी करता है, साख जो है विनिमय का काम करता है। इसमें होता क्या होता यह है, यह हम दूसरे शब्दों में यह समझने कि एक ऋणदाता दूसरे किसी ऋणी को, यानी कि ऋणदाता ऋणी को कोई वस्तु या धन इस उद्देश्य से प्रदान करता है कि वह भविष्य में हमें वापस कर देगा। तो इसको हम कह सकते हैं साख होती है, साख यानी कि विश्वास। तो साख प्रणाली का संचालन करने के उद्देश्य से, यानी कि विश्वास सिस्टम को बनाए रखने के लिए नोटों का नियमन करना, रूल तथा रक्षित कोषों को रखना है। यानी बैंकों के जो रक्षित कोष हैं, सिक्योरिटी फंड, उनको रखना है। और ये जो अधिनियम है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार है, यानी भारतीय बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 ईस्वी के अंतर्गत ये परिभाषा दी हुई है। अब हम देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। रिजर्व बैंक की स्थापना कैसे हुई, उससे पहले कुछ हम जान लेते हैं। इससे आरबीआई के पहले बैंकों का संचालन कैसे होता था, मौद्रिक नीति हमारी जो थी या जो हमारा बैंकिंग कार्य था वो कैसे चल रहा था। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। इससे पहले भारत में नोट निर्गमन कैसे हो रहा था और नोट निर्गमन कर कौन रहा था, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आरबीआई से पहले सरकार के भारत में सर्वप्रथम नोट का निर्गमन 1806 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। हालांकि धातु मुद्रा इससे काफी पहले चल रही थी, गुप्त काल से चल रही है, जो 240 ईस्वी के समथिंग हुए हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। 1806 ईस्वी से आरबीआई ने भारत में नोट निर्गमन प्रारंभ हुआ। जो ये थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, कोलकाता बैंक ऑफ कोलकाता, जिसे कलकत्ता कहा जाता है, कलकत्ता। अच्छा, कहीं कहीं पर बंगाल भी लिखा होगा, कहीं कहीं पर इसको बंगाल भी लिखे होंगे, क्योंकि जो बंगाल है वह कलकत्ता यहाँ पे है। पश्चिम बंगाल जो है उसकी राजधानी ही कलकत्ता है, कहीं कहीं पे बंगाल भी लिखा होगा। तो 1806 ईस्वी में इसके जो है भारत में नोट निर्गमन का आरंभ हुआ। उसके बाद में ये नोट निर्गमन होता रहा। उसके बाद में बैंक ऑफ बॉम्बे वर्तमान में बम्बई या मुंबई
इसकी स्थापना हुई 1840 ईस्वी में। ये प्रेसिडेंसी थी, तब राजाओं की राज्य हुआ करती थी, रियासतें हुआ करती थी। उसके बाद में अगला जो था वह था चेन्नई, मद्रास, चेन्नई। तो ये इसकी स्थापना जो हुई, तो इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में हुई। अब सबसे पहले भारत में नोट निर्गमन कब से हुआ? 1806 ईस्वी में। उसके बाद में जब इसकी बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हो गई तो 1840 ईस्वी से इसको भी काट दे दिया गया नोट निर्गमन का। उसके बाद में 1843 ईस्वी में इसको भी काट दे दिया गया। अब ये तीनों बैंक भारत में नोट निर्गमन का कार्य करने लगे। लेकिन हुआ क्या, इसमें प्रॉब्लम ये थी, जैसे अभी आप सब लोग जानते हैं कि जो भारत की करेंसी है वह विदेशों में उसके द्वारा कोई वस्तु या व्यापार नहीं किया जा सकता। वहाँ विदेशी करेंसी से उसको चेंज करके वहाँ का व्यापार किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल भारत में रुपया चलता है, क्या है रुपया। अभी अमेरिका जाए कोई व्यक्ति तो वहाँ पे जब डॉलर होगा तभी उस डॉलर में ही कोई व्यवसाय कोई वस्तु खरीद सकता है, इस रुपये से नहीं खरीद सकता। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, भारत की करेंसी से अमेरिकन करेंसी को चेंज करना पड़ेगा। ये परेशानी है, ये यहाँ परेशानी नहीं है, दूसरे देश की करेंसी है। हमारा बताने मतलब यहाँ से है कि जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी मुद्रा निर्मित कर रही थी, ये तीनों अलग अलग मुद्रा निर्मित कर रही थी। इनका जो स्वरूप एवं रूप था, स्वरूप जो था, आकार प्रकार था, तीनों का अलग था। तीनों अपने अपने हिसाब से कर रही हैं, क्योंकि अब भारत सरकार RBI कर रहा है तो एक समान ही कर रहा है, लेकिन ये जब कर रहे थे तो तीनों अलग अलग कर रहे थे। और इसमें दिक्कत ये थी कि यदि ये बंगाल का कोई व्यक्ति, बंगाल प्रेसिडेंसी का कोई व्यक्ति यदि बम्बई जाता है और वहाँ उसको कोई वस्तु खरीदना है, तो वह फिर बंगाल की जो करेंसी थी जो यहाँ पे निर्मित की जा रही थी मुद्रा, उसको बम्बई की करेंसी से पहले चेंज करना पड़ता था इसको, तब वहाँ पे व्यवसाय कर सकता था या कोई वस्तु खरीद सकता था। ऐसे ही इसमें भी बम्बई का व्यक्ति चेन्नई में जाता है, यानी कि कोई भी इन तीनों प्रेसिडेंसियों का व्यक्ति किसी अन्य कोई एक प्रेसिडेंसी का व्यक्ति दूसरे प्रेसिडेंसी में जाता है, दूसरे क्षेत्र में जाता है, तो उसको उस प्रेसिडेंसी उस क्षेत्र की मुद्रा में परिवर्तित करके उसको चेंज करके वहाँ का जो है पैसा वहाँ व्यवसाय या कोई वस्तु खरीद सकता था। ये यहाँ पे दिक्कत थी। तो हुआ ये कि जब इसका ऐसा नियम यहाँ पे चला, ये लगा कि इससे भारत की मौद्रिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, इससे काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध जानते हैं सभी लोग, फिलहाल ये ऐसे चलता रहा, ये जब जैसा हुआ चलता रहा, RBI करती रही। उसके बाद में हुआ परिवर्तन हुआ 1861 ईस्वी से गवर्नमेंट ने पत्र मुद्रा का निर्गमन अपने हाथ में लिया, सरकार निर्गमन करने लगी, सरकार का द्वारा निर्गमन होने लगा। लेकिन अब सरकार कौन थी? सरकार तब कौन सरकार थी? तब ब्रिटिश शासन था, भारत गुलाम था। तो 1861 से इसने जो है 1935 तक, यानी कि RBI की स्थापना तक इसने ही, सरकार ने ही पत्र मुद्रा का निर्गमन किया है। हालांकि इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी, लेकिन उसको पत्र मुद्रा का निर्गमन का कार्य नहीं दिया गया था। तो ये प्रेसिडेंसियाँ तीनों कर रही थी, तो इससे जो है हमारी आर्थिक स्थिति बहुत प्रभावित हो रही थी। भारत में जो आर्थिक जो मौद्रिक नीति थी, जो आर्थिक कार्य था, वह अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा था। बैंकिंग प्रणाली अच्छी तरीके से नहीं चल पा रही थी, जिसके कारण बस 1861 ईस्वी में 1861 में गवर्नमेंट ने इसको अपने हाथों में ले लिया, और गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ये फिर अपने आप इनका निर्गमन बैंक जो है सरकार द्वारा इसका निर्गमन होने लगा। और चलिए देखते हैं। तो हमने बताया कि तीनों प्रेसिडेंसियों के बाद बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियों के बाद जब ये नोट निर्गमन स्टार्ट हुआ भारत में, तो इनकी जो नोट निर्गमन की पद्धति थी, प्रणाली थी, वो सही नहीं थी, क्योंकि तीनों प्रेसिडेंसियां अपने अपने हिसाब से नोट निर्गमन करती थी, जिससे भारत की जो नागरिक था, जो भारत की जनता थी, या अन्य भी कोई जो विदेशी भी थे, उनको एक किसी दूसरे प्रेसिडेंसी में जाना होता था किसी व्यवसाय के लिए, किसी कार्य से, तो फिर उस प्रेसिडेंसी की करेंसी से उसको चेंज कराना होता था, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी समस्या उत्पन्न होती थी, जिसके कारणवश
1861 ईस्वी में 1861 में भारत सरकार ने इसको अपने हाथ में लिया। नोट निर्गमन का कार्य भारत सरकार ने अपने हाथों में लिया और ये भारत सरकार के द्वारा होने लगा, जो कि ब्रिटिश शासन था तब। तो हमने जैसा कि बताया 1861 ईस्वी से गवर्नमेंट ने इसको अपने हाथों में लिया और फिर जब तक आरबीआई की स्थापना नहीं हुई तब तक भारत सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका संचालन होता है। तो अब हम देखते हैं कि आरबीआई की स्थापना फिर क्यों हुई, कैसे हुई, और इसके बारे में हम अब विधिवत चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध लिखे दे रहे हैं 1814 से 1818 ईस्वी तक चला प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रुसेल्स में एक अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में। इसके बाद में जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ जब, उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध, इसके बाद में ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहां पे बेल्जियम लिख रहे हैं, बेल्जियम की राजधानी है, वहां पे एक अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन हुआ। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन हुआ। यह हुआ कब? 1920 में, 1920 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन हुआ। और इसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि जिन देशों में केंद्रीय बैंक नहीं है, कि जिन देशों में सेंट्रल बैंक नहीं अभी तक स्थापित हुई है, वहां पर हर हाल में केंद्रीय बैंक होना चाहिए, क्योंकि बिना केंद्रीय बैंक की जो मौद्रिक नीति है, आर्थिक स्थिरता है, जो मौद्रिक स्थिरता है, उसको स्थायी नहीं किया जा सकता। क्योंकि सभी जो यदि कई बैंक होंगे, कई बैंकों को यह कार्य दे दिया जाएगा तो अपने अपने हिसाब से सब कार्य करेंगे, जैसा कि तीनों प्रेसिडेंसियां कर रही थी, बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास। फिर उसमें साफ नियंत्रण नहीं हो सकता, ना ही मौद्रिक स्थिरता रह सकती है। तो इस सम्मेलन से, यानी जो सम्मेलन 1920 में हुआ, उसके बाद में इसके परिणाम स्वरूप भारत में उन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर, जो हमने भी बताया था 1806 ईस्वी में कोलकाता और 1840 ईस्वी में बॉम्बे, मुंबई और 1843 ईस्वी में चेन्नई, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर जब सम्मेलन हुआ 1920 ईस्वी में, तब इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर भारत में 27 जनवरी 1921 ईस्वी को एक केंद्रीय बैंक स्थापित हुआ, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। इस बैंक की स्थापना हुई, जो तब का केंद्रीय बैंक था, भारत का तब का केंद्रीय बैंक था यह इंपीरियल बैंक। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर के इसको बनाया गया। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। देखिए, कोलकाता को एक बंगाल लिखा है तो उसमें कंफ्यूज मत होना, और मुंबई को बम्बई लिखा है वो तो है ही, महाराष्ट्र भी लिखा होगा, महाराष्ट्र नहीं लिखा होगा, मुंबई ही लिखा होगा, उसमें कंफ्यूज मत होना। चेन्नई को मद्रास लिखा है तो एक ही बात है, क्योंकि ये इनकी राजधानी है। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर 27 जनवरी 1921 ईस्वी को इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई, जो भारत का तब का केंद्रीय बैंक था। लेकिन केंद्रीय बैंक तो था, लेकिन इसको केंद्रीय बैंक के समस्त कार्य नहीं दिए गए, कुछ आंशिक कार्य ही इसको दिए गए। यानी कि नोट निर्गमन का कार्य इसको नहीं दिया गया, नोट निर्गमन का कार्य इसको नहीं दिया गया। अन्य थोड़े बहुत काम कार्य दिए गए, लेकिन नोट निर्गमन का कार्य इसको नहीं दिया गया। इसके स्थापित हो जाने के बाद भी भारत में कोई मौद्रिक स्थिरता नहीं रही, और न ही भारत के निवासियों को, यानी कि भारत के मूल निवासी थे, उनको कोई विशेष लाभ हुआ, क्योंकि इस बैंक के जो संचालक एवं नियंत्रण थे वे पूर्णतः विदेशी थे। यह नियंत्रण एवं संचालन इस बैंक का पूर्णतः विदेशियों के हाथ में था, क्योंकि भारत में अंग्रेजी शासन था। तो भारत के किसी भी व्यक्ति को इस बैंक के जो नियमन होते थे, कार्यकलाप होते, उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। और न ही ये बैंक भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में
ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं डालता था, क्योंकि इसका मुख्य कार्य था, अंग्रेजों का कार्य क्या था, उनको भारत की स्थिरता थोड़ा देखना था या भारत का विकास थोड़ा देखना था, उनको तो बस यहाँ से सबको लूट कर ले जाना था। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखा नहीं डालते थे और सिर्फ विदेशियों को लोन प्रदान, विदेशों में पैसा भेजते थे, क्योंकि इनको भारत को कंगाल करके पैसा विदेशों में भेजना था और भारतीय लोगों को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, ना ही इसमें कोई भारतीय व्यक्ति अपना जो है नियम बना सकता था, ना ही कोई इस पर डिस्कस कर सकता था। तो इससे ये सब देखते हुए भारत में एक जो है उसके बाद में हिल्टन हुए हों, उन्होंने क्या किया, इस सिचुएशन को, इस स्थिति को देखते हुए कि ये तो सब भारत से जा रहा है और इसका कोई फायदा भारत वालों को इस बैंक का नहीं मिल रहा है, जो कि सेंट्रल बैंक है भारत का, फिर भी इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो हिल्टन जो हुए हैं, तो ये सब देखते हुए हिल्टन हुए हैं, उन्होंने क्या किया, 1925 में एक प्रस्ताव दिया जिसको हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन जो थे उनके नाम से इसको, इस प्रस्ताव का नाम क्या, हिल्टन कमीशन के नाम से जाना जाता है, जो हिल्टन ने प्रस्ताव दिया। तो इसमें इन्होंने प्रस्ताव क्या दिया कि भारत में एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए, जिस पर भारत के जो मूल निवासी हैं उनका नियंत्रण होना चाहिए और उन्हीं के द्वारा सभी नियम बनाए जाने चाहिए। इन पर कोई विदेशी अधिकार नहीं होना चाहिए जो इंपीरियल बैंक पर है। ये सुझाव इन्होंने दिया, ये प्रस्ताव इन्होंने दिया, लेकिन इनका जो प्रपोजल था, इनका जो प्रस्ताव था, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने। जो शासन था तब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि भारत में भी, भारत के जो लोग थे वो भी काफ़ी क्रांतिकारी लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो शासन था, अंग्रेजी शासन था। तो इसके परिणाम स्वरूप इनके जो बात पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद में हुआ क्या कि 1929-30 में भारत में बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई। देखो यहाँ पे हमने 1929-30 दो जगह लिखे, क्योंकि कहीं कहीं पे 29 दिया हुआ, कहीं कहीं पे 30 दिया हुआ है। तो इससे एक बार वैसे 29 में ही हुई है स्थापना। ये कोई ऑप्शन में बहुविकल्प में पूछा जाए तो 29 ये दिया होगा, 30 नहीं दिया होगा, 30 दिया होगा तो 29 नहीं दिया होगा। जब दोनों दिए होंगे तो हम 1929 के ही साथ में जाएंगे, 30 के साथ में नहीं जाएंगे। तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1929 ईस्वी में। तो इसमें क्या किया, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी इसकी जो हिल्टन कमीशन थे, इनकी सिफारिश को पुनः दोहराया। और कब दोहराया? 1931 को, यानी कि 1931 ईस्वी को पुनः केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने हिल्टन यंग कमीशन की जो सिफारिश थी इसको पुनः दोहराया। जब दोहराया इन्होंने, तो इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के दोहराने के परिणाम स्वरूप भारत में इसके पक्ष में, केंद्रीय बैंक स्थापित करने के पक्ष में क्या हुआ कि 8 दिसंबर 1933 ईस्वी, 8 दिसंबर 1933 ईस्वी को संसद में एक प्रस्ताव पेश हुआ। संसद में प्रस्ताव पेश हुआ। यह प्रस्ताव 1933 ईस्वी में पेश हो गया संसद में। उसके बाद में जब प्रस्ताव 1933 ईस्वी में पेश हुआ और 6 मार्च 1934 को इस पर जो तब के वायसराय थे, वायसराय के हस्ताक्षर हो गए। उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। तब के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, लेकिन ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। 34 को इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए और आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 से अपना कार्य करना
आरंभ कर दिया और आरबीआई की स्थापना ऐसे हो गई। और प्रथम इसके गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले दिन हम आप लोगों को नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई पढ़ाएंगे, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई भी दिक्कत है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।